बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम माशाल्लाह फोर्थ नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड हेमाटोलॉजी। ठीक है, हेमाटोलॉजी के अंदर हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे दैट इज़ कॉल्ड द स्टडी ऑफ ब्लड ब्लड एंड ब्लड सेल्स। हम पहले पढ़ेंगे कि ब्लड क्या है, फिर प्लाज्मा क्या है, ब्लड सेल्स क्या है, उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे एंड देयर रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो हम हेमाटोलॉजी के अंदर ब्लड ब्लड सेल्स और इसके साथ जो रिलेटेड डिसऑर्डर्स है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है जी। उसके साथ साथ ऑन्कोलॉजी पढ़ेंगे, दैट इज द स्टडी ऑफ कैंसर्स। हम मुख्तलिफ कैंसर्स पढ़ेंगे, लाइक व्हाट आर दी ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया है। फिर ल्यूकीमिया के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ALL, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, acute myeloblastic leukemia, chronic myelogenous leukemia, and chronic lymphocytic leukemia. We will discuss all these cancers. कभी कभार जो कैंसर है अराइजेस फ्रॉम लिम्फेटिक टिश्यू, तो हम इसके अंदर लिम्फोमास पढ़ेंगे। लिम्फोमास के अंदर फिर आप लोग को पता होना चाहिए, वी विल डिटेल डिस्कस हजकिन लिम्फोमा, फिर नॉन हजकिन लिम्फोमा। नॉन हजकिन लिम्फोमा के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट लिम्फोमा दैट इज ऑल द टाइम फेवरेट फॉर द एग्जाम, दैट इज कॉल्ड बर्केट लिम्फोमा। आज FCPS पार्ट 1 का एग्जाम हुआ है, उसमें बर्केट लिम्फोमा के 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है जी। यू पीपल मस्ट नो ईच एंड एवरीथिंग, वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग इन हेमाटोलॉजी एंड ऑन्कोलॉजी। और फिर ऑन्कोलॉजी के अंदर हम वो ड्रग्स पढ़ेंगे दैट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर्स, सो दे आर कॉल्ड कीमोथेरेपी। हम कीमोथेरेपी डिस्कस करेंगे। पहले हम इसकी एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे, फिर एनाटमी पार्ट में जाएंगे, फिर फिजियोलॉजी है, इसके बाद पैथोलॉजी एंड जितने भी रिलेटेड डिसऑर्डर्स है उनकी हम आखिर में फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे। सो अल्लाह का नाम लेके, हैविंग सेड दैट, वी विल गो फॉर द प्रॉपर चैप्टर नाउ एंड वी विल स्टार्ट। तो इंशाल्लाह बीइंग विद द लेक्चर एंड यू पीपल विल नो मोर देन एनफ इफ यू कैन फोकस ऑन द लेक्चर प्रॉपर। देखिए, सबसे पहले अगर हम इसकी एम्ब्रियोलॉजी पार्ट में जाएंगे, तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू नो फीटल एरिथ्रोपोयोसिस। जो फीटस है उसके अंदर RBC की जो प्रोडक्शन है इनिशियल कहाँ पे होती है, कब होती है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो फीटल एरिथ्रोपोयोसिस अगर इन योग सेक, दिस इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ RBC प्रोडक्शन। अगर आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जो योग सेक है, दिस इज द फर्स्ट साइट फॉर RBC प्रोडक्शन एंड दैट इज 3 to 8 वीक्स। यहाँ पे FCPS वाले एक पॉइंट आप लोग याद करें कि एग्जाम के अंदर आता है कि फीटल पीरियड स्टार्ट फ्रॉम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फीटल पीरियड स्टार्ट फ्रॉम, इस तरह का क्वेश्चन आता है। दिस साउंड वेरी इजी बट वेरी वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। एक्चुअली जब एम्ब्रियो बनती है तो 3 से लेके 8 वीक, इनको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक पीरियड। क्योंकि इस पीरियड के अंदर क्या होती है, देर इज एम्ब्रियोजेनेसिस, और इस पीरियड के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं, सो दे आर कॉल्ड ऑर्गेनोजेनेसिस पीरियड। लेकिन वंस द 8 वीक इज कंप्लीट, तो 9th वीक से ऑनवर्ड टिल टू द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, 9 मंथ नहीं, हम किसकी बात करेंगे, 9th वीक। क्योंकि होता क्या है, जब एम्ब्रियो बनती है, जाइगोट बनता है फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में एम्ब्रियो को हम ब्लास्टूला कहते हैं, जिसमें एक एक्टोडर्म है, एक एंडोडर्म है, या इपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। व्हेन द एम्ब्रियो इज इन 3rd वीक, तो फिर ट्राइलेमिनार जर्म डिस्क बनता है, जिसको हम गैस्ट्रूला भी कहते हैं। और जो गैस्ट्रूला है इसमें 3 लेयर है। सेकंड वीक में एम्ब्रियो में, सेकंड वीक इज 2, देर इज 2 लेयर एम्ब्रियो विच इज कॉल्ड ब्लास्टूला। इसको क्या कहते हैं, ब्लास्टूला। एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टूला इन द सेकंड वीक इज कॉल्ड ब्लास्टुलेशन। 3rd वीक में एम्ब्रियो के अंदर 3 लेयर्स आती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। और इसके अंदर आप लोगों ने याद रखना है द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, कि जो 3rd वीक है इसके अंदर आप लोगों ने, फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने याद रखना है कि जो 3rd वीक एम्ब्रियो है उसमें 3 लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है जी। ये 3 लेयर जो है वो 3rd वीक में होती है। अब यहाँ पे 3rd वीक के अंदर जब आर्गन की फॉर्मेशन होती है, तो 9th वीक से ऑनवर्ड टेल टू डिलीवरी, दिस पीरियड इज कॉल्ड फीटल पीरियड। इसका मतलब यह है कि एक्चुअली आप, मतलब यह है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, कि इनिशियल जो RBC की प्रोडक्शन है वो योग सैक में होती है। फिर 6 वीक से बर्थ तक,
यहाँ पे फिर लीवर का काम होता है। फिर स्प्लीन जो है वो 10 to 28 वीक है। अब आप लोग सोचोगे कि यार अगर 6 वीक से बर्थ तक ये करेगी तो फिर ये किस तरह, ये 6 वीक से आरबीसी की जो प्रोडक्शन है वो लीवर में स्टार्ट होती है एंड दैट कंटिन्यू टिल टू द बर्थ। लेकिन बीच में से 10 से 28 वीक के दौरान अब लीवर भी करता रहता है, स्प्लीन भी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आर्गन को मेच्योर होना पड़ता है। तो ड्यूरिंग दैट द फीटस नीड मोर आरबीसी, देयरफॉर मोर देन वन ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस आरबीसी। आफ्टर दैट आरबीसी प्रोडक्शन अकरिंग इन द बोन मैरो एंड 18 वीक्स टू एडल्ट। तो आप लोग सिर्फ दो एमसीक्यूज याद रखें। द फर्स्ट सोर्स एंड एम्ब्रियोनिक लाइफ फॉर आरबीसी प्रोडक्शन, दैट इज yolk sac. The organogenesis period is 3 to 8 weeks and the fetal period start from 9th week. ठीक है, young liver synthesize blood. It's mean the first is yolk sac, then liver itself, S for spleen and B for bone marrow. Very important. अब आते हैं हीमोग्लोबिन की डेवलपमेंट। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आरबीसी, एक्चुअली एम्ब्रियोनिक ग्लोबिन जो है अब हम वो डिस्कस करेंगे। एक हीमोग्लोबिन की तीन टाइप्स याद रखें। एक को हम कहते हैं फीटल हीमोग्लोबिन और एक होता है एडल्ट हीमोग्लोबिन। लेकिन जो एडल्ट है प्लीज याद रखें, एडल्ट हीमोग्लोबिन एक एडल्ट टाइप 1 होता है और एक एडल्ट टाइप 2 होता है, HbA2 एंड HbA1। जो HbF है फीटल हीमोग्लोबिन, इट कंटेन 2 अल्फा एंड 2 गेमा। इसमें 2 अल्फा चेन 2 गेमा चेन है। एडल्ट में 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन है। अब यहाँ पे जो A2 है इसमें 2 अल्फा, देर इज, इसमें अगर आप लोग देखें 2 अल्फा एंड 2 डेल्टा चेन है। प्लीज रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, कि HbF 2 अल्फा 2 गेमा, फिर 2 अल्फा 2 डेल्टा इज A2, बट 2 अल्फा एंड 2 बीटा दैट इज HbA1। अब HbF has higher affinity for oxygen due to less avid binding of 2,3-DPG bis phosphoglycerate. We'll discuss it. Allowing HbF to extract oxygen from maternal hemoglobin. इतना याद रखें कि एक होती है लोडिंग और एक क्या होती है अनलोडिंग। We will discuss this in detail in upcoming slides. लोडिंग एंड अनलोडिंग, इसका मतलब यह है कि अटैचमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन द लंग्स टू हीमोग्लोबिन इज लोडिंग, लेकिन डिटैचमेंट ऑफ ऑक्सीजन, अगर ये ऑक्सीजन है और ये डिटैच हो रहा है किस चीज से, हीमोग्लोबिन, इन द टिश्यू, दैट इज अनलोडिंग। क्योंकि लंग से हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन लेना है वो लोडिंग है, लेकिन सेम ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ने टिश्यूज को देना है उसको अनलोडिंग कहते हैं। तो सवाल ये समझाने जा रहा हूँ कि जो HbF है उसकी लोडिंग अफिनिटी ज्यादा है लेकिन डीलोडिंग कम है, इसलिए बच्चों में हाइपोक्सिया होता है जिसकी वजह से आरबीसी की प्रोडक्शन यूजुअल ज्यादा होती है। लेकिन बड़ों में लोडिंग कम है बट डी लोडिंग ज्यादा है एंड दैट वी नीड फॉर द टिश्यू एज वेल। अब सवाल यह है, HbA2 इन लोगों ने अब लिखा है दैट इज 2 अल्फा 2 डेल्टा इज अ फॉर्म ऑफ एडल्ट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। इट्स मीन कि जो HbA है ये कॉमनली पाया जाता है और ये रेयरली पाया जाता है। फ्रॉम फीटल टू एडल्ट हीमोग्लोबिन, थोड़ा सा अब आप लोगों ने यहाँ पे चीज समझनी है और से सुने। एक्चुअली यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ, दैट इज कॉल्ड HbF फीटल हीमोग्लोबिन, दैट इज 2 अल्फा एंड 2 गेमा। फिर इसके बाद आते हैं 2 अल्फा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, HbA2 2 अल्फा एंड 2 डेल्टा, इसमें क्या है 2 डेल्टा। फिर इसके बाद द नेक्स्ट वन HbA, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। अब देखिए और से सुने, अगर आप HbF से लेके A तक देखे सब के अंदर दिस अल्फा इज वेरी वेरी कॉमन टू ऑल ऑफ द हीमोग्लोबिन। तो ऐसा चेन बताए जो हमेशा के लिए, नो मैटर हीमोग्लोबिन बिफोर द बर्थ है या आफ्टर द बर्थ है, सब के अंदर पाया जाता है, उसका नाम है अल्फा। इसलिए कहते हैं कि अल्फा विल बी ऑलवेज। इसका मतलब ये है कि जो अल्फा चेन है इसका ए मीन ऑलवेज, इट प्रेजेंट ऑलवेज इन ऑल फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन। लेकिन सवाल ये है कि जो गेमा है, गेमा, इसका मतलब ये है गेमा गोस, इसका मतलब जो गेमा है इट विल गॉन, क्योंकि HbF आफ्टर द बर्थ 6 मंथ के बाद खत्म हो जाता है। तो gamma goes and 95% it is replaced by beta, it become beta. So alpha always, gamma goes and become beta,
क्योंकि जो डेल्टा है ये स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है, इसलिए जो A2 है उसका हम निमोनिक में इस्तेमाल नहीं करते। सो अल्फा ऑलवेज gamma goes and become beta. Very very important. If you remember like this, that will be super easy to understand the concept of hematology. This topic is not that much easy, but I try my best to make it super easy and hope you people enjoyed it. अब देखें यहाँ पे, this is the fetus and that is the postnatal. Postnatal mean after the birth and that is the adult. अब देखें, before the birth is prenatal, after the birth is postnatal and then adult. इसके अंदर हम आरबीसी की सिंथेसिस को, यहाँ पे बच्चे की बर्थ होगी तो ये प्री नेटल लाइफ है। हम गायनी के अंदर CK2 में अगर जिंदगी रही, किसी ने मुझसे क्लिनिकल पढ़ने हो, इंशाल्लाह 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 उसके अंदर हम पढ़ेंगे प्री नेटल पोस्ट नेटल लाइफ। अब देखे, द फर्स्ट थिंग विच मेक आरबीसी इज ए yolk sac। ये क्या है? yolk sac है। फिर इसके बाद लीवर है, फिर स्प्लीन है, एंड देन थ्रू आउट द लाइफ फ्रॉम एडल्ट दैट इज बोन मैरो। यंग लीवर सिंथेसाइज ब्लड, दैट इज रिमेंबर इट। अब सवाल यह है, इस टेबल से कुछ भी हमें नहीं लेना, जस्ट रिमेंबर द थिंग्स वी वांट टू टेक इज अ concepts फ्रॉम दिस टॉपिक। सो प्लीज रिमेंबर दिस इज द साइट ऑफ एरिथ्रोपोयोसिस, डिफरेंट साइट्स। अब सवाल यह है, और से सुने, यहां से देखें, दिस वन इज कॉल्ड, दिस वन, ये जो आप लोगों को अब बताने जा रहा हूँ, दिस वन। अब देखिए, ये जो आप लोग को रेड कलर में शो होता जा रहा है, इसको आप लोगों ने देखना है। और फिर इसी को देखें, अब यहाँ पे देखें, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, ये हमारे पास गेमा है। गेमा प्रेजेंट इन द फीटस बट इट गोज एट द एज ऑफ 6 मंथ्स। इसका मतलब यह है कि 2 अल्फा, ये ऊपर वाला क्या है? अल्फा। वंस द अल्फा इज फॉर्म, इट विल फॉर्म फॉर एवर टिल टू लाइफ, टिल टू द एंड ऑफ लाइफ आई शुड से। और यहाँ पे एक दफा ये सेचुरेट हो जाए, इट विल बी कांस्टेंट अल्फा। रिमेंबर ऑलवेज, प्रीनेटल एज वेल एज पोस्टनेटल, देयर इज गेमा, बट गेमा एट द एज ऑफ 6 मंथ इज गोस। लेकिन यहाँ पे जब ये कम होता है, so then beta become, बीटा बिकम, बीटा इज अपेयर। तो यहाँ पे जो बीटा है वो आना शुरू हो जाता है, और कुछ लोगों में, कुछ वेरी रेयर कंडीशन में ये डेल्टा भी पाया जाता है। तो देखे कि ये अल्फा और ये गेमा, ये फीटल हीमोग्लोबिन है, ये अल्फा ये बीटा HbA1 है, जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन में होता है। और 6 मंथ ऑफ द एज के अंदर जब ये गेमा खत्म होता है, तो मतलब यह है कि ये खत्म होता है, और कुछ पॉपुलेशन में ये डेल्टा होता है, जिसको हम HbA2, 2 अल्फा 2 गेमा HbF, 2 अल्फा 2 बीटा HbA1, एंड 2 अल्फा 2 डेल्टा is HbA2। एंड दैट आई थिंक मेक इट सो मच क्लियर। इंशाल्लाह आप लोगों ने अगर लेक्चर सही प्रॉपर लिया हो, यू पीपल विल प्रे फॉर मी, और आप लोग अप्रिशिएट जरूर करेंगे। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग हम डिस्कस करेंगे। ब्लड ग्रुपिंग क्यों जरूरी है? नंबर 1, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ब्लड के लिए। नंबर 2, ब्लड ग्रुपिंग इसलिए जरूरी है, इट इज अ लाइफ सेवर। किसी भी ट्रॉमा में, इमरजेंसी में अगर हमने किसी को खून चढ़ाना है, अनटिल अनलेस वी डोंट नो द ब्लड ग्रुप वी कांट। तो अब ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में हेमाटोलॉजी वाले क्या कहते हैं। इसको हम ABO क्लासिफिकेशन कहते हैं, एंड दैट इज RH क्लासिफिकेशन, दैट इज रीसस फैक्टर क्लासिफिकेशन। देखिए, ब्लड ग्रुप के लिए द फर्स्ट थिंग यू पीपल मस्ट नो, वी शुड यूज RBC। कौन सी चीज? RBC। तो हम RBC, रेड ब्लड सेल। अब इस रेड ब्लड सेल पे एंटीजेंस पाई जाती हैं, दोज एंटीजेंस विच इज प्रेजेंट ऑन दी ओन RBC, दे आर कॉल्ड सेल्फ एंटीजन। क्योंकि कुछ एंटीजन तो बाहर इन्फेक्शन की शक्ल में भी आती है, बट वो नहीं, वो एंटीजन जो RBC के ऊपर अपने पाए जाते हैं, जो बॉडी के अपने हैं, उनको कहते हैं ऑटो एंटीजन और सेल्फ एंटीजन। हाँ जी, सॉरी, दरमियान में पानी पी रहा था। सो सेल्फ एंटीजन और ऑटो एंटीजन RBC टाइप पे हम डिपेंड करते हैं। अब ये जो ग्रीन कलर है दैट इज A एंटीजन, ये जो ब्लू है दैट इज B एंटीजन। अब ये वही ग्रीन है जो ट्राइंगल शेप है A, ये सही सर्कुलर ब्लू है दैट इज B। अगर RBC के ऊपर किसी का ये वाला एंटीजन है A,
तो उसका ब्लड ग्रुप भी ए होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी वी कैन क्लासिफाई द ब्लड ग्रुपिंग। इफ एंटीजन ए इज प्रेजेंट ब्लड ग्रुप विल बी ए। अगर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी है। अब इसमें देखे ए वाला भी है बी वाला भी है। ऐसा आरबीसी जिसमें ए एंटीजन भी हो बी हो तो उसको ए बी कहते हैं। देखे हम कहते हैं मेरा ब्लड ग्रुप ए है, मेरा बी है, पॉजिटिव नेगेटिव आप भूल जाए, मेरा सी है, ये सी वाला डी वाला किस्सा नहीं है, ए बी ओ है, या ए है या बी है या ए बी है या ओ है। हमने इस ए बी ओ से हटना नहीं है। अगर किसी का ओ है, ओ का मतलब जीरो, नेल, इसका मतलब ये है नो एंटीजन एट ऑल, दैट इज ओ। सो ब्लड ग्रुप A containing antigen A on the surface of RBC, B contain B antigen, AB blood group contain both antigen, O contain no antigen. That's it, very easy. इसके बाद अब इस एंटीजन के खिलाफ प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी होती है। एक चीज गौर से सुने कि जो एंटीजन है उसके खिलाफ एंटीबॉडी अपोजिट बनती है और ये फिजियोलॉजिकल है। ए एंटीजन के खिलाफ एंटी बी है, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस एंटीबॉडी यूजुअली आईजीएम। इसीलिए इसके 5 कोने होते हैं। ऐसा एंटीबॉडी जिसके 5 साइट होते हैं दे आर कॉल्ड पेंटामेरिक। पेंटा मीन 5, तो उसको हम पेंटामेरिक कहते हैं, दे आर पेंटामेरिक इन नेचर। जो ब्लड ग्रुप बी है उसके खिलाफ एंटी ए है। अब यहाँ पे देखें जो ब्लड ग्रुप ए बी है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें एंटीजन दोनों है लेकिन एंटीबॉडी नहीं है। वजह यह है कि इसमें ए का मतलब एंटी बी है, बी का मतलब एंटी ए है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं जीरो। जो ब्लड ग्रुप ओ है इसमें एंटीजन नहीं है लेकिन एंटीबॉडी दोनों मौजूद है। तो जहां पे एंटीजन दोनों होते हैं एंटीबॉडी कोई नहीं होता, क्योंकि ए का अपोजिट बी है, बी का अपोजिट ए है, तो ए बी है तो अपोजिट नहीं होना चाहिए, अगर नहीं है तो अपोजिट होना चाहिए। हमने उल्टा जाना है, एंटीजन का एंटीबॉडी उल्टी जाएगी। ये तो हमने डिस्कस कर लिया ब्लड ग्रुपिंग। अब इस आरबीसी के ऊपर एक और एंटीजन होता है जिसको हम आर एच कहते हैं, या इसको भाई हेमाटोलॉजी के अंदर डी एंटीजन कहते हैं। कौन सा? डी। अगर किसी का ब्लड ग्रुप पे आरबीसी पे एंटीजन ए भी है और डी भी है, जिसको आर एच पॉजिटिव, तो उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होगा। अगर किसी का आरबीसी बिल्कुल खाली है, उस पे ए एंटीजन है लेकिन डी नहीं है, तो आर एच नेगेटिव। अब देख यहाँ पे मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ये जो मैं इस तरह त्रिकोण टाइप बना रहा हूँ ट्राइंगल, ये इनमें से कौन सा है? ये ग्रीन वाला है, लेकिन इसमें मैं लिखता हूँ कि ये भी है। अब ये ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए है, लेकिन डी भी है तो हम कहते हैं कि ये ए पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे एक और सेल में ड्रा करूँ, इसमें अगर मैं लिखता हूँ दैट इज ए एंटीजन बट डी नहीं है, दैट इज कॉल्ड ए नेगेटिव ब्लड, तो इसको क्या कहेंगे? ए नेगेटिव। तो ए नेगेटिव वो है जिस पे डी एंटीजन नहीं है, और जिस पे डी एंटीजन है तो पॉजिटिव है। तो किसी की ब्लड ग्रुप को नेगेटिव पॉजिटिव का नाम देना डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ डी एंटीजन और आर एच फैक्टर। ठीक है जी। अब देखिए इसमें आप आते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आर एच फैक्टर एंटीजन डी रखता है, आर एच डी, उसमें एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए, और जहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे एंटी डी होता है, ये अपोजिट चलता है। ठीक है जी। अब ये क्लिनिकल रिलेवेंस है, कंपेटेबल आरबीसी टाइप टू रिसीव। इसका मतलब कि जो ब्लड ग्रुप ए है वो ए से ब्लड ले सकता है, ओ से ले सकता है, क्योंकि ओ इज यूनिवर्सल डोनर। वो क्या है? यूनिवर्सल डोनर है। और जो बी है वो बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है। ए बी ए से भी ले सकता है, बी से भी, और ए बी से भी, और ओ से ले सकता है। और ओ जो है वो सिर्फ ओ से ब्लड ले सकता है। और से सुने, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वन, कि जो ओ है इट इज अ कंट्रीब्यूटर। ये ए को भी दे सकता है, ये बी को भी दे सकता है, और ये ए बी को भी दे सकता है। तो ये बेचारा हर एक को देना चाहता है अपनी ब्लड, दैट इज यूनिवर्सल डोनर, लेकिन लेगा सिर्फ ये ओ से। वेरी 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 इंपॉर्टेंट वन, यू पीपल मस्ट नो अबाउट इट। इसके बाद देखे कंपेटेबल आरबीसी टू डोनेट। अब जो ए का ब्लड है वो ए को डोनेट कर सकते हैं, ए बी को, फिर बी का ब्लड बी को, इसके साथ ए भी आएगा, क्योंकि जो ए बी है ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। क्या है? यूनिवर्सल रिसिपिएंट। हम ए वाले ब्लड को ए भी लगा सकते हैं, बी को ए भी लगा सकते हैं, ओ को भी ए भी लगा सकते हैं, लेकिन ए बी को सिर्फ ए बी लगाएंगे। जिस तरह ओ सिर्फ ओ से लेगा तो ए बी सिर्फ ए बी से लेगा।
ए भी सिर्फ ए भी एक दूसरे को देंगे, तो ये यूनिवर्सल डोनर है, ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। अगर एक पेशेंट है उसमें ये एंटीजन है आर एच नेगेटिव आर एच पॉजिटिव, यहाँ पे भी आर एच नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वो डी एंटीजन है। अब इस सब को जनाब जहन में रखते हुए जो क्लिनिकल रिलेवेंस क्वेश्चन है जो हमें एग्जाम के अंदर आता है वो है hemolytic disease of the newborn. The people who are going to appear in FCPS part 1, they must know this concept. Very important. Okay, what is meant by hemolytic disease of the fetus and newborn? तो इसको और से देखें, also called erythroblastosis fetalis. इसका मतलब यह है कि फीटस के अंदर आरबीसी की लाइसिस को हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलस कहते हैं। अब देखें, इसके लिए दो बातें, द pregnant patient or pregnant is always mother. The mother has to be Rh negative and the fetus has to be Rh positive. That's it. मैं यहाँ पे 30 सेकंड 20 सेकंड का पोज इसलिए लेता हूँ, यकीन करें कि इस तरह क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आता है कि अ फीमेल हु इज प्रेग्नेंट इज Rh पॉजिटिव, उसमें नो रिस्क ऑफ हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न होगी। याद रखें प्लीज, क्योंकि इसके लिए शर्त यह है कि माँ आर एच नेगेटिव होना जरूरी है, फीटस आर एच पॉजिटिव। अगर ये माँ आर एच नेगेटिव आ जाए तो उसके बच्चे में हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न की चांसेस नहीं होगी। वेरी वेरी गुड, ठीक है। अब देखें मैकेनिज्म क्या है। फर्स्ट प्रेगनेंसी अगर होगी उसमें पेशेंट एक्सपोज टू फीटल ब्लड, डिलीवरी के दौरान माँ की जो ब्लड है जब वो फीटस ब्लड को एक्सपोज होगी तो माँ जो है वो आर एच पॉजिटिव के खिलाफ क्या बनाएगी, एंटी डी, दैट इज आईजीजी। ये भी एग्जाम के अंदर आता है कि विच एंटीबॉडी फॉर्म इन एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलस आईजीजी। अब होता यह है कि आईजीजी इज द वन विच कैन क्रॉस प्लेसेंटा। अब जब सेकंड प्रेगनेंसी आएगी और उसमें दोबारा आर एच पॉजिटिव फीटस होगा, आर एच नेगेटिव मदर है, तो फिर जो एंटीबॉडी अब माँ को सेंस होगी कि बच्चा फिर से आर एच पॉजिटिव है, तो फिर जब माँ की जो आईजीजी पहले से बनी है वो प्लेसेंटा क्रॉस करेगी, द ओनली एंटीबॉडी विच क्रॉस प्लेसेंटा इज आईजीजी एंड दे विल अटैक द फीटस आरबीसी, लीड टू आरबीसी लाइसिस, दैट इज कॉल्ड hemolytic disease of the newborn. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब सवाल ये है कि एक्चुअली जो प्री एग्जिस्टेंट, इसमें आप लोगों को याद रखना है प्रेजेंटेशन हाइड्रोप्स पेटेलस, जॉन्डिस शॉर्टली आफ्टर द बर्थ, वाई, कितनी आरबीसी की लाइसिस ज्यादा होगी, अनकंजुगेट बिलिरुबिन विल बी वेरी वेरी हाई एंड दैट कैन कॉज ब्लड ब्रेन बैरियर, लीड टू जॉन्डिस ऑफ द ब्रेन नोन एज कर्नेक्टरस। ये क्या कराएगी, कर्नेक्टरस, जिस तरह क्रेगलर नजार सिंड्रोम में होता है। अब हम इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, लाइक एंटी डी आईजीजी एंटीबॉडी हम देंगे, उसको हम रोगेम कहते हैं। क्या कहते हैं, रोगेम, रोगेम एंटीबॉडी देंगे टू प्रेग्नेंट आर एच नेगेटिव वोमेन ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर एंड अर्ली पोस्टमार्टम पीरियड आर एच पॉजिटिव फीटस। अगर एक माँ है उसकी पहली प्रेगनेंसी तो ठीक होगी, दूसरी दफा अगर वो प्रेग्नेंट हो जाए और वो आर एच नेगेटिव है खुद और बच्चा दोबारा आर एच पॉजिटिव है, तो एक थर्ड ट्राइमेस्टर में हम रोगेम लगाते हैं 28 वीक में, कितने 28, और एक जो है 3 डेज के अंदर आफ्टर द बर्थ, दैट इज 72 आवर। ये टाइमिंग मेंशन करिए गायनी के अंदर है कि 28 हफ्ते में एक रोगेम लगाते हैं माँ को, और एक जो है सून आफ्टर डिलीवरी विद इन 3 डेज, उससे फिर बच्चे को ये डिजीज नहीं होती बिकॉज इट प्रिवेंट maternal IgG production. Very important one. So for this hemolytic disease of the newborn, that is Rh negative mother has to be there plus Rh positive fetus. इसका मतलब माँ और बच्चे की जो RH है वो एक दूसरे के साथ कंपेटेबल नहीं है, सेम नहीं है, इसको RH इनकम्पेटिबिलिटी डिजीज भी कह सकते हैं। एक है एबीओ हीमोलाइटिक डिजीज, इसमें टाइप ओ प्रेग्नेंट वुमेन होती है और या टाइप ए या बी ये फीटस होता है। तो उसमें प्री एग्जिस्टिंग जो प्रेग्नेंट वुमेन है इसकी एंटी ए एंटी बी एंटीबॉडी बनी होती है और वो आईजीजी है, क्रॉस प्लेसेंटा कैन कॉज आरबीसी लाइसिस, माइल्ड जॉन्डिस न्यूनेट विद इन 24 आवर, अनलाइक आरएच हीमोलाइटिक डिजीज कैन अकर इन फर्स्ट बेबी, यूजुअली सीवियर। इसमें जॉन्डिस होता है, फोटोथेरापी एक्सचेंज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट द बिग यस दैट इज आरएच हीमोलाइटिक डिजीज, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी
एंड हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न। होप यू पीपल एंजॉयड द टॉपिक। अगर आप लोगों को टॉपिक अच्छा लगा है, उसमें कुछ सीखने को मिला है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता दें। आप लोगों से एक दिली रिक्वेस्ट ये है, एक नया सिस्टम स्टार्ट हो गया है। आप लोगों के जूनियर है, आप लोगों के दोस्त है, कुलीग्स है या सीनियर है जो पढ़ना चाहते हैं फॉर जेकेट, फॉर FCPS, फॉर NLE, फॉर एनी टाइप ऑफ एग्ज़ाम, तो प्लीज़ आप लोग इतना फेमिलियर तो हो चुके हैं कि माशाल्लाह हमारे पढ़ाने का स्टाइल क्या है। आप लोग अगर हमें स्टूडेंट रेफर करेंगे तो आप लोग के हम बहुत शुक्रगुजार होंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।